हेलो स्टूडेंट्स। तो टैली सीरीज का ये लेक्चर नंबर 6 है और पिछले लेक्चर में हम करंट लायबिलिटीज़ के बारे में पढ़ चुके थे कि करंट लायबिलिटीज़ क्या होता है, और बाकी इसके ऊपर के भी जो ग्रुप है हमारे लोन्स लायबिलिटीज़ और कैपिटल अकाउंट के बारे में हम जान चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला ग्रुप है फिक्स्ड असेट्स। तो फिक्स्ड असेट्स के बारे में आपको पता होगा, सभी प्रकार की स्थायी संपत्तियों के खाते जो होते हैं वो फिक्स्ड असेट्स में खोले जाते हैं, जैसे कंप्यूटर, मशीनरी या कोई भी बिल्डिंग या सेल फोन, फर्नीचर आदि। इन सभी के जो खाते होते हैं वो फिक्स्ड असेट्स के अंतर्गत खोले जाते हैं। जब भी इसका लेजर बनेगा वो फिक्स्ड असेट्स में चला जाएगा। अगले नंबर पर है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट नाम से ही पता चल रहा है कि जब भी हम पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाता है। पैसा इन्वेस्ट कब करते हैं, तो जैसे मान लीजिए बिजनेस को हमारे 1 साल हो गया, पूरा 1 ईयर हो गया, और 1 साल के बाद हमारी बिजनेस की जो इनकम हुई, प्रॉफिट हुआ, तो वो हमारा 1 लाख रुपये हुआ। हमारे बिजनेस का जो प्रॉफिट हुआ वो टोटल 1 लाख रुपये हुआ। अब या तो हम इस 1 लाख के प्रॉफिट को क्या कर सकते हैं, या तो हम अपने निजी खर्च में यूज कर लें, ठीक है, या फिर हम ये कर सकते हैं कि इससे हम बिजनेस बढ़ा दें। अगर हमने शुरुआत में बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए थे तो 1 लाख का अगर प्रॉफिट हुआ तो हम चाहें तो अपनी कैपिटल बढ़ा सकते हैं, यानी कि बिजनेस अब हमारा 6 लाख का हो सकता है या हो जाएगा अगर हम चाहें तो। लेकिन हम ये भी नहीं चाहते, हम इस पैसे को अपने निजी खर्च में भी नहीं लेना चाहते और ना ही हम बिज़नेस बढ़ाना चाहते हैं। हो सकता है कि हम 5 लाख में ही हमारा बिजनेस है, ठीक है, इससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ाना चाहते, तो हम इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर सकते, क्योंकि 1 लाख रुपए को अपने पास तो नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं, मतलब पैसा अपने पास रख के क्या फ़ायदा। या तो हम उसको बिजनेस में लगा लें, कैपिटल बढ़ा लें, या फिर वो पैसा हम कहीं इन्वेस्ट कर दें जहाँ से हमारी अदर इनकम हो जाए। तो ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन भी हैं, जहाँ पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उनके जब लेजर बनते हैं वो आप इन्वेस्टमेंट में रखेंगे। आई थिंक इतना तो क्लियर हो गया होगा इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट यानी पैसा जब आप इन्वेस्ट करते हैं वो सभी जो लेजर बनाए जाते हैं वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंतर्गत खोले जाते हैं, उनके सभी के खाते। और बाकी इन्वेस्टमेंट अकाउंट का अभी तो यूज़ नहीं है, अभी यूज़ नहीं है मीन्स, तो यहाँ पर हम अगर आपको दिखाएं सिलेबस, तो ये टैली का सिलेबस है। तो यहाँ पर सिलेबस में अभी फ़िलहाल हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, देखिए यहाँ पर ये आपका बेसिक फंडामेंटल भी चल रहा है जिसमें हम जनरल एंट्री कर चुके हैं और अभी प्री डिफाइंड टैली ग्रुप की बात कर रहे हैं। और बाकी टाइप्स ऑफ वाउचर देखेंगे। ओवरव्यू ऑफ टैली में हमें पता है, इसमें हम टैली का पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे कंप्लीट। और नीचे जो आपका यहाँ पर है अकाउंटिंग में कैश स्टडी 1 जो है, यहाँ से आपका स्टार्ट होगा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, मतलब कि यहाँ पर आपको पूरी कंप्लीट 1 साल की एंट्री करने को मिलेंगी, 1 अप्रैल 2016 से लेकर के 31 मार्च 2017 तक की। तो इसमें डे टू डे की पूरी एंट्री, मतलब कोई यहाँ पर क्या होगा, एक कंपनी की पूरी 1 साल की एंट्री हम मेंटेन करेंगे कि एक्चुअली कंपनी में क्या होता है, बिजनेस स्टार्ट करने से लेकर के और पूरा साल के अंत तक बीच में कितनी कितनी चीज़ें कैसे कैसे होती हैं, उन सभी को हम एक प्रोजेक्ट के माध्यम से बिल्कुल कम्प्लीटली देखेंगे, बिल्कुल जैसे रियल बिजनेसेस में होता है। तो ये एक पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में क्या है कि सिर्फ अकाउंटिंग यूज की गई है। अकाउंटिंग क्या होती है, तो शायद आपको हमने बताया होगा कि इंडिया में जो बिजनेस होते हैं, इंडिया में या क्या पूरे वर्ल्ड में जो बिजनेस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा होता है आपका ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। एक होता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा होता है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि ये वाले जो बिजनेस होते हैं यहाँ पर केवल सर्विस प्रोवाइड की जाती है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो इसमें आपके आ जाएंगे डॉक्टर आ जाएंगे, और इसमें आपके एडवोकेट आ जाएंगे, सभी टीचर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट और कॉलेज वगैरह भी इसमें आपके आ जाते हैं। इसमें केवल सर्विस प्रोवाइड की जाती है। अगर कोई कोचिंग या इंस्टीट्यूट है तो वो क्या करता है, आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब आपको टीच करता है, नहीं पढ़ाता है, और बदले में आप उसको क्या देते हैं, फीस देते हैं, जो कि उसकी इनकम है, और बाकी वो एक्सपेंसेस वगैरह भी करता है। तो ये कॉलेज या इंस्टीट्यूट, कोचिंग, ये सब क्या होते हैं, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, होते तो बिजनेस ही हैं। और इसी तरह से ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि माल को खरीदा और बेचा जाता है, परचेज और सेल होता है। बाकी यहाँ पर रेंट, इनकम, एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें तो होती हैं, प्लस में यहाँ पर आपका परचेज और सेल्स यहाँ ये भी होता है। तो ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में परचेज सेल्स होता है, जबकि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में परचेज सेल्स नहीं होता है। तो बिजनेस ये आपके 2 टाइप्स के होते हैं। तो इन दोनों बिजनेस को हैंडल करना हम देखेंगे, और साथ में हम जीएसटी भी देखेंगे टैक्स के साथ में। फिलहाल अभी यहाँ पर कैश सब्सिडी 1 में अकाउंटिंग में हम सिर्फ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करना देखेंगे कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को हम कैसे हैंडल करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो ये आपके टैली के ग्रुप हैं, ये आपके जो टैली के 28 ग्रुप हैं टोटल, इनमें से सभी ग्रुप आपके भी नहीं यूज होंगे। सभी ग्रुप आपके यूज़ अभी इसलिए नहीं होंगे क्योंकि कैश स्टडी 1 में इसमें से कम ग्रुप यूज़ होंगे, और जैसे जैसे हम कैश स्टडी 2 और 3 तक पहुंचेंगे तो वहां तक आते आते आपके सारे ग्रुप या 28 ग्रुप कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो कैश स्टडी 1 में अभी आपके कैपिटल अकाउंट, करंट लायबिलिटीज़, फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स, और यहाँ पर डायरेक्ट इनकम
और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी आपके यहाँ पर ये सिर्फ 6 ग्रुप यूज हो रहे हैं। जो कैश स्टडी 1 है इसमें आपके सिर्फ 6 ग्रुप यूज हो रहे हैं प्राइमरी के, और बाकी नीचे बढ़ते हैं इसमें सेकेंडरी के, देखते हैं कितने ग्रुप यूज हो रहे हैं कैश स्टडी 1 में। तो जो आपके सेकेंडरी ग्रुप हैं यहाँ पर आपका अभी यूज़ होगा सन्ड्री क्रेडिटर यूज़ होगा, सन्ड्री डेबिटर, डिपॉजिट असेट्स और लोन्स एंड एडवांस, कैश इन हैंड, स्टॉक इन हैंड भी आपका नहीं यूज़ होगा, ये अभी आपका यूज़ नहीं होगा, बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर भी आपके 6 ग्रुप, यहाँ पर भी आपके अभी 6 ग्रुप, यानी टोटल आपके 12 ग्रुप अभी यूज़ होंगे कैश स्टडी 1 में। और जब हम कैश स्टडी 2 की तरफ पहुँचेंगे तो वहाँ पर हमारे ड्यूटी एंड टैक्स प्रोविज़न, अभी ये सारी चीज़ें वहाँ पर आएंगी। तो अभी हमको सिर्फ ये 12 ग्रुप जो हैं आपके, इन पर कंसंट्रेट करना है, इन्हें क्लियर करना है। बाकी के जो ग्रुप हैं अभी आप स्किप कर सकते हैं। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 28 ग्रुप अगर अभी के अभी आप सारे रट लेते हैं या पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं जो भी है, और जब इनका यूज़ नहीं आएगा तो आप उन्हें भूल जाएंगे। तो इसलिए इनका जब यूज़ आएगा तो आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम 12 ग्रुप जो हैं इनको आपको डिटेल में बताएंगे, और बाकी जैसे जैसे जिन ग्रुप का यूज़ होता रहेगा उन्हें हम एक एक करके क्लियर करते रहेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो गया था यहाँ पर हमारा। उसके बाद अगला जो है ये आपका है करंट असेट्स। करंट असेट्स यानी कि चालू संपत्ति। चालू संपत्ति कौन सी होती हैं? जैसे कैश हो गया, ये कैश क्या है आपका? चालू संपत्ति है। और एक बैंक अकाउंट, तो ये आपकी बैंक अकाउंट में जो पैसा जमा है ये क्या है? आपकी चालू संपत्ति है। अब जो पैसा जमा है बैंक में और जो कैश है, दोनों क्या है? पहली चीज़ तो संपत्ति है। चालू इसलिए है क्योंकि हम इनका कभी भी लेन देन कर सकते हैं। और देनदार खाते, देनदार खाते ये होते हैं सन्ड्री डेबिटर। सन्ड्री डेबिटर यानी जिनको हम पैसा उधार देते हैं। तो जिनको हम पैसा उधार देते हैं उनसे हम कभी भी ले सकते हैं या फिर वो जल्दी दे देते हैं। तो ये होते हैं करंट असेट्स, चालू संपत्तियाँ। और अग्रिम खाता, अग्रिम यानी कि अगर हमने किसी को एडवांस दे दिया, तो अगर हमने किसी को एडवांस दे दिया है तो वो भी तो हमारी संपत्ति ही है, तो वो भी करंट असेट्स होता है। तो इस टाइप की जितनी संपत्ति होती है वो सब करंट असेट्स यानी चालू संपत्ति के अंतर्गत आता है। बाकी ये ग्रुप अभी जब हम इन पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे प्रैक्टिकली तो और बेहतर तरीके से क्लियर होंगे। मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेस्ट, इसका भी कैश स्टडी 1 और 2 दोनों में यूज़ नहीं है, तीसरी बुक में आएगा, यानी कैश स्टडी 3 में आएगा। फिलहाल नॉर्मली बता देते हैं। या कई प्रकार के खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेज होते हैं जो स्टार्टिंग में, मतलब बिजनेस स्टार्ट होता है तो तब खर्च होते हैं, उसके बाद में ये एक्सपेंसेज नहीं होते हैं। तो ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस असिस्ट होते हैं। और उसके बाद है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट ये क्या होता है? जब बैलेंस शीट का योग बराबर ना आ रहा हो, मतलब बैलेंस शीट क्या होती है इसके बारे में हम देखेंगे। बैलेंस शीट एक प्रकार की रिपोर्ट होती है। सस्पेंस अकाउंट एक लाइन में अगर हम कहें तो ये इसके अंतर्गत वो सभी खाते आते हैं जैसे कभी भी हम भूल जाते हैं। जैसे मार्केट गए, यहाँ पर हम मान लेते हैं 1000 रुपये बिजनेस से निकाल करके मार्केट सामान खरीदने गए, और 900 रुपये का सामान हमने 1000 का खरीदा, लेकिन 900 रुपये का हमने क्या क्या आइटम खरीदा वो हमें याद है, लेकिन 100 रुपये का हमने क्या खरीदा वो हमें याद नहीं है। तो अगर वो याद नहीं है तो अब उसको तो हम ऐसे तो कुछ नहीं लिख सकते कि हमने कुछ भी खरीद लिया होगा, नहीं ना। तो इस 100 रुपये को तब तक जब तक हमें याद नहीं आता है तो उसको हम सस्पेंस अकाउंट में डाल सकते हैं। तो यही होता है सस्पेंस अकाउंट। जो हम भूल जाते हैं उसको हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। उसके बाद है ब्रांच डिवीजन। ब्रांच डिवीजन ये मेन कंपनी जो होती है उसके अंतर्गत का, मतलब ब्रांच डिवीजन नाम से ही पता चल गया है, समझ गए होंगे कि अगर ये कोई कंपनी है और उस कंपनी की कई सारी ब्रांचें हैं तो ये ब्रांच डिवीजन का जो ग्रुप है वो मेन कंपनी यूज करेगी। इन सभी के जो खाते वो ओपन करेगी वो ब्रांच डिवीजन के अंतर्गत होंगे। अभी इसका भी यूज नहीं है। सेल्स अकाउंट, तो जब भी हम माल को बेचते हैं तो वो सेल्स अकाउंट में आपका जाता है। जब भी हम माल बेचेंगे तो वो सेल्स अकाउंट कहलाता है और उसका जो लेजर बनता है वो सेल्स अकाउंट में बनाया जाता है। परचेज अकाउंट में जब माल खरीदते हैं तो वो परचेज अकाउंट में जाता है। और ये यहाँ पर आपकी डायरेक्ट इनकम है। तो डायरेक्ट इनकम सभी प्रकार की प्रत्यक्ष आय जो मतलब डायरेक्टली हमारी इनकम होती है वो डायरेक्ट इनकम में जाती है। जैसे मान लेते हैं कि हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रही है, स्टूडेंट ने फीस जमा की। स्टूडेंट ने क्या किया? स्टूडेंट ने फीस सबमिट की, तो वो जो फीस होगी वो हमारी क्या होगी? डायरेक्ट इनकम होगी। वो हमारी क्या होगी? डायरेक्ट इनकम होगी। उसके बाद यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम भी है, तो उससे क्या होता है वो भी हम देखते हैं अभी। तो देखिए यहाँ पर ये डायरेक्ट इनकम है और यहाँ पर ये इनडायरेक्ट इनकम है। दोनों ही इनकम है लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। डायरेक्ट इनकम में क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, डायरेक्ट इनकम में जो इनकम डायरेक्ट होती है, जैसे स्टूडेंट ने फीस सबमिट की अगर 5000 तो वो क्या हो गई? डायरेक्ट इनकम हो गई। इनडायरेक्ट इनकम में क्या होता है, जैसे अगर हमें रेंट मिला, वैसे तो रेंट नहीं मिलता है लेकिन अगर हमें रेंट मिला है तो वो क्या हो जाएगी? इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी। अगर हमारा मेन बिजनेस ही है बिल्डिंग्स को किराए पे उठाना तो वो तो हमारी डायरेक्ट इनकम ही होगी। लेकिन अगर मान लेते हैं कि हमने एक पूरा पोर्शन ले रखा है अपनी कंपनी के लिए, यहाँ पर 3-4 कमरों का, उसमें से हम सिर्फ 3 कमरे यूज कर रहे हैं अपनी शॉप के लिए या कंपनी के लिए, एक कमरा जो है वो खाली है, तो वो कमरा अगर हम रेंट पे किसी को दे देते हैं
तो इसकी जो इनकम होगी वो क्या होगी, इनडायरेक्ट इनकम होगी। ये क्या होगी, इनडायरेक्ट इनकम। या फिर आपको अगर कहीं डिस्काउंट मिल जाता है, कोई कमीशन मिल जाता है, तो इस टाइप की इनकम ये इनडायरेक्टली होगी। ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो व्यापार में जो प्रत्यक्ष रूप में खर्चे किए जाते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो यूज है ये अभी कैश स्टडी 1 में नहीं है और इनडायरेक्ट इनकम का भी नहीं है। डायरेक्ट इनकम यूज है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का यूज है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आता है, रेंट दिया, सैलरी दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, ये सब आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। इन सभी ग्रुप पर जब हम एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे तो ये ग्रुप आपको अच्छी तरीके से और भी क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप में रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें क्या होता है कि जब हमारा बिजनेस में प्रॉफिट हो जाता है, तो मान लेते हैं कि हमारे बिजनेस में 50,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ और ये 50,000 रुपये बिजनेस में हम अभी नहीं लगाना चाहते, मतलब हमें लगाना ये पैसा जो 50,000 है ये बिजनेस में ही है, लेकिन अभी नहीं लगाना, हमें 1-2 महीने बाद लगाना है। तो उस तब तक के लिए हम इस 50,000 रुपये को क्या कर सकते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में रख सकते हैं। यानी कि लाभ से बनाए जाने वाले कोष रिजर्व एंड सरप्लस में बनाए जाते हैं। जैसे पूंजी कोष, पूंजी कोष मतलब हमने 50,000 रुपये रिजर्व एंड सरप्लस में रख दिए, अब जब भी हमें बिजनेस में लगाना होगा हम इसी से ट्रांसफ़र कर लेंगे कैपिटल अकाउंट में। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट, जब हम बैंक से लोन लेते हैं। सिक्योर्ड लोन्स के बारे में हम देख चुके हैं, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अनसिक्योर्ड लोन्स, जो अनसिक्योर जहाँ पर हम सिक्योरिटी नहीं जमा करते वो अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं। ड्यूटीज एंड टैक्स, ड्यूटीज एंड टैक्स सभी प्रकार के जो टैक्स होते हैं, जैसे आपका जीएसटी हो गया और जो पुराने टैक्स होते थे, वेट होता था, सीएसटी होता था, ये जो टैक्स थे आपके, ये आपके ड्यूटीज एंड टैक्स में जाते थे। प्रोविज़न एंट्री के बारे में हम जब ये एंट्रियाँ करेंगे तो इसको अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि वरना डिटेल में समझाना पड़ेगा और आप भूल भी सकते हैं। प्रोविज़न एंट्री को हम तभी देखेंगे जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर भविष्य में जिनको पैसा देना होता है, भविष्य में जिनको पैसा देना होता है वह हमारे क्या होते हैं, लेनदार होते हैं, उनके खाते सन्ड्री क्रेडिटर में बनाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, भविष्य में जिनको पैसा देना होता है, यानी कि हम पैसा उनको देंगे, तो देंगे क्यों, क्योंकि हमने लिया होगा तभी तो देंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं भविष्य में जिनको पैसा देना होता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जिनसे हमने उधार लिया होता है। अगर हमने किसी से उधार लिया है तो वो व्यक्ति जो होगा वो सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा। और इसी तरह से जिसको हमने उधार दिया होगा, हमने उधार दिया होगा, वो सन्ड्री डेबिटर में जाएगा। यानी कि भविष्य में जिनसे पैसा लेना होता है तो लेंगे क्यों, क्योंकि हमने उधार दिया होगा तभी तो लेंगे, तो वो आपके सन्ड्री डेबिटर में जाएंगे। और इसको आप वीडियो को पॉज करके, या फिर आपके पास नोट्स तो होंगे ही, जब इसको आप खुद से सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको चीज़ें बेहतर तरीके से क्लियर समझ में आएंगी। नोट्स को हमने काफ़ी ईजी वे में बनाया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। डिपॉजिट असेट्स, डिपॉजिट असेट्स यानी जमा की हुई संपत्ति। किसी वस्तु के लिए सिक्योरिटी के रूप में पैसा जो हम जमा करते हैं वो डिपॉजिट असेट्स कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर एक शॉप रेंट पर ली है, तो अगर हम कोई शॉप रेंट पर लेंगे तो उसके लिए हमें 50,000 रुपये या 20,000 रुपये, 50 या 1 लाख रुपये हमें सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी। तो वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा उसका खाता हम डिपॉजिट असेट्स में रखेंगे। क्यों, क्योंकि वो हमारी संपत्ति है। क्यों, क्योंकि अगर मान लो हमने मकान मालिक के पास 50,000 रुपये जमा करके रखे हैं, तो जब भी हम उसका मकान छोड़ेंगे, यानी कि उसकी दुकान छोड़ेंगे, तो वो हमें 50,000 रुपये वापस कर देगा। मतलब कि ये जो 50,000 है ये क्या है, संपत्ति है हमारी। कौन सी संपत्ति है, जमा की हुई संपत्ति, डिपॉजिट असेट्स। तो इस प्रकार के खाते डिपॉजिट असेट्स में जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिपॉजिट असेट्स के बाद है लोन्स एंड एडवांस असेट्स। लोन्स एंड एडवांस असेट्स में क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, किसी को लोन दे देते हैं या फिर एडवांस दे देते हैं। मतलब हमने क्या किया, किसी को एडवांस दे दिया तो वो क्या होगा, लोन्स एंड एडवांस असेट्स में जाएगा। एग्जांपल समझ सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी में एक वर्कर है और उस वर्कर की जो सैलरी है वो 3,000 रुपये पर मंथ है। तो 3,000 रुपये पर मंथ है, लेकिन उसको ज़रूरत पड़ी तो उसने किसी महीने में 5,000 रुपये ले लिया। मतलब 3,000 रुपये जो लिया है वो सैलरी है, एक्सपेंसेज में जाएगा, और जो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा ले लिया है वो क्या हो जाएगा, लोन्स एंड एडवांस में जाएगा। ये आपका 2,000 रुपये जो है ये लोन्स एंड एडवांस में जाएगा। उसके बाद कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड यह ग्रुप कैश के लिए इस्तेमाल होता है। कैश, जैसा कि हमने बताया था, कैश का लेजर टैली में पहले से बना होता है। तो टैली में कैश का लेजर अगर पहले से बना होता है तो अच्छी बात है, बट अब बना होगा तो किसी न किसी के अंडर भी तो गया होगा। तो जो कैश का लेजर पहले से बना होता है वो कैश इन हैंड में जाता है। कैश इन हैंड में सभी प्रकार के कैश जाते हैं। और स्टॉक इन हैंड में क्या होता है, यह ग्रुप स्टॉक के लिए होता है। तो इसका यूज़ अभी नहीं होगा, इसका यूज़ तब होगा जब हम माल को खरीदेंगे और बेचेंगे। तो जो माल बचता है वो स्टॉक कहलाता है, स्टॉक इन हैंड। बैंक अकाउंट तो आपको पता होगा, जितनी भी बैंकें होती हैं उन सभी के खाते बैंक अकाउंट के अंतर्गत खोले जाते हैं। तो यहाँ पर हमने जो टैली के ग्रुप थे 28, उनका हमने एक शॉर्ट में हमने समझ लिया है कि ये क्या है। और बाकी जैसे जैसे इनका यूज़ आएगा इनको हम और भी डिटेल में आपको समझाते रहेंगे। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि चीज़ें आपकी बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पर हम वही क्वेश्चन करेंगे जो छूट गए थे यहाँ पर पिछली वीडियो में।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेज़र अंडर ये आपका हो गया था सैलरी एक्सपेंसेस का, अंडर किसका गया था, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। उसके बाद यहाँ पर राहुल ने 4,000 रुपये का एक सेलफोन खरीदा है, मोहन से खरीदा है, उधार खरीदा है। तो जो सेलफोन था डेबिट हो गया, मोहन क्रेडिट हो गया, लेज़र बना। अब ये आपका अंडर जाएगा, तो ये आपका अंडर किसके जाएगा, सेलफोन किसके अंडर जाएगा, आपको पता होगा फिक्स्ड असेट्स में जाएगा। क्यों, क्योंकि सेलफोन क्या है, स्थायी संपत्ति है। मोहन किस में जाएगा, तो जो मोहन है, तो इसे पहले समझना पड़ेगा एक्चुअली हुआ क्या। मोहन ने हमें उधार दिया, यानी हमने मोहन से उधार लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। ये किस में जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप ग्रुप देखेंगे तो ये आपका सन्ड्री क्रेडिटर सेकेंडरी ग्रुप है। ये देखिए, ये सन्ड्री क्रेडिटर करंट लायबिलिटीज़, ये इसके अंतर्गत जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए क्या किया था, बैंक से पैसा लिया था तो कैश डेबिट हो गया, बैंक क्रेडिट हो गई। लेकिन यहाँ पर बैंक का जो लेज़र है वो नहीं बनेगा, क्योंकि बैंक का लेज़र पहले बन चुका है और कैश का लेज़र तो पहले से ही ऑलरेडी बना होता है। राहुल ने मोहन को 4,000 रुपये पे कर दिया, तो यहाँ पर मोहन का भी लेज़र नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि मोहन से जब हमने उधार भी लिया था तो मोहन का लेज़र सन्ड्री क्रेडिटर में बनाया था ना, तो यहाँ पर मोहन का लेज़र नहीं बनेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब लेज़र नहीं बनता है तो अंडर भी नहीं होता है, ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं। जब लेज़र बनेगा तभी अंडर होगा, वरना लेज़र अंडर दोनों कैंसिल। अगला क्वेश्चन, राहुल ने 50,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया, तो यहाँ पर लेज़र किसका बना था, राहुल का, और अंडर किसके गए थे, कैपिटल अकाउंट के। क्यों, क्योंकि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो कैपिटल अकाउंट होता है, ये तो आपको पता ही होगा। और उसके बाद राहुल ने 3,000 रुपये की चेयर और 4,000 रुपये की टेबल खरीदी थी, तो यहाँ पर आपका डेबिट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा आपका चेयर, और दूसरी बार डेबिट होगा आपका टेबल, दूसरी बार आपका क्या होगा, डेबिट टेबल। अब यहाँ पर क्रेडिट क्या होगा, तो क्रेडिट यहाँ पर कैश हो जाएगा। और लेज़र किसका बनेगा, तो लेज़र आप देखेंगे यहाँ पर लेज़र जो है वो दोनों के बनेंगे, क्योंकि चेयर भी पहली बार आ रही है और कॉमा टेबल भी जो है वो पहली बार ही आ रही है। अब अंडर किसके जाएगा, तो देखिए जो अंडर है, तो यहाँ पर ये दोनों ही क्या है, फिक्स्ड असेट्स है, दोनों ही क्या है, फिक्स्ड असेट्स, यानी कि स्थायी संपत्ति है, तो इसलिए दोनों ही किस में जाएंगी, फिक्स्ड असेट्स। दोनों ही लेज़र जो हैं वो फिक्स्ड असेट्स के अंतर्गत जाएंगे। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि जो लेज़र हम बना रहे हैं वो दोनों के दोनों ही लेज़र एक ही के अंडर जाएं, या ऐसा भी हो सकता है कि मतलब अगर यहाँ पर कोई दूसरा अकाउंट होता तो इसका अंडर कुछ अलग और इसका अंडर कुछ अलग भी हो सकता था। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राहुल ने 50,000 रुपये पर्सनल यूज के लिए निकाले। तो पर्सनल यूज के लिए जब भी कोई बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसको या तो हम विड्रॉ लिखते हैं, हमने बोला था विड्रॉ लिखते हैं, या फिर उसको हम ड्राइंग लिखते हैं। तो हम जो भी लिखें एक चीज़ लिखेंगे, तो यहाँ पर मान लेते हैं हम विड्रॉ लिखते हैं। और क्रेडिट क्या होगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा आपका कैश। और यहाँ पर लेज़र किसका बनेगा, तो यहाँ पर आपका लेज़र जो है ये विड्रॉ का बनेगा। किसका बनेगा, विड्रॉ का। और ये अंडर किसके जाएगा, तो ये अंडर जाएगा कैपिटल अकाउंट के। अब कैपिटल अकाउंट के अंडर क्यों जाएगा बताते हैं। राहुल ने 50,000 रुपये निजी खर्च के लिए निकाले हैं, तो ये राहुल ने अपने पॉकेट में पैसा रखा है और ये क्या हुआ, कैपिटल से कम पड़ गया। कैसे कम पड़ गया, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। मान लेते हैं राहुल ने 50,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया था, तो अगर राहुल ने 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया है, फिर उसने 10,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जो 10,000 का कंप्यूटर खरीदा है वो बिजनेस से कम पड़ गया। नहीं, अब यहाँ पर जब 10,000 का वो कंप्यूटर खरीदेगा तो 50,000 से 10,000 रुपये चला जाएगा। तो अगर ये आपका 10,000 रुपये जा रहा है, किस रूप में जा रहा है, कैश के रूप में आपका 10,000 रुपये जा रहा है, लेकिन कंप्यूटर के रूप में आपका 10,000 रुपये आ भी तो रहा है, कंप्यूटर के रूप में आ रहा है कि नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपके बिजनेस में संपत्ति कितनी है, असेट्स कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे, 50,000 की। 40,000 रुपये कैश के रूप में और 10,000 रुपये जो है वो फिक्स्ड असेट्स यानी स्थायी संपत्ति यानी कि कंप्यूटर के रूप में है जो हमने खरीदा है। तो इस तरह से जब भी हम बिजनेस में कोई भी काम करते हैं, बिजनेस के लिए करते हैं, तो वो उसकी एंट्री बिजनेस मतलब कैपिटल नहीं बल्कि एक्सपेंसेस किया तो एक्सपेंसेस में जाएगी, इनकम हुई तो इनकम में जाएगी, और अगर कोई स्थायी संपत्ति खरीदी तो फिक्स्ड असेट्स में जाएगी। लेकिन अगर आप बिजनेस में पैसा लगाते हैं या निकालते हैं तो वो कैपिटल अकाउंट में ही जाता है। अब यहाँ पर जैसे 50,000 से स्टार्ट किया था और राहुल की ज़रूरत पड़ गई तो उसने 10,000 रुपये निजी खर्च में यूज़ कर लिए। तो अगर 10,000 वो निजी खर्च में यूज़ करेगा तो वो बिजनेस से कम पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके बदले तो बिजनेस में कुछ आया ही नहीं, सिर्फ 10,000 रुपये राहुल के पास चले गए, उसके बदले कुछ आया नहीं आया। तो ये 10,000 रुपये क्या है, कैपिटल से कम पड़ गया। तो यहाँ पर जो विड्रॉ होता है ये भी कैपिटल अकाउंट ही होता है। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमने आपको पहले एक्सरसाइज दी थी जिसमें से आपको सिर्फ डेबिट या क्रेडिट निकालना था। आपको यहाँ पर क्या निकालना था, डेबिट और क्रेडिट। लेकिन अब ये वापस से आपकी वही एक्सरसाइज है, आपके पास स्क्रीनशॉट ऑलरेडी होंगे। अब क्या करना है, आपको डेबिट और क्रेडिट निकालने के साथ में आपको लेज़र और अंडर भी निकालना है। और कुछ स्टूडेंटों ने कमेंट किया था कि सर इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको बता दें कि यहाँ पर ज़्यादा हार्ड इंग्लिश नहीं है। आप 1-2 मंथ आप करेंगे तो इंग्लिश आसानी से समझ में आ जाएगी।
यहाँ पर सिंपल सी इंग्लिश है, मिस्टर श्याम वर्मा, तो हर क्वेश्चन में मिस्टर श्याम वर्मा तो आगे लगा ही हुआ है। इसका तो मतलब आपको पता ही बिजनेस के ऑनर हैं। स्टार्टेज ऑफ बिजनेस विद कैश रुपीज़ 8 लाख, यानी बिजनेस स्टार्ट किया 8 लाख रुपए से। आपको कौन सा इसकी हिंदी आपको किसी को बतानी है, आपको बस समझना है, तो समझ तो आई थिंक लेंगे ही। फिर भी अगर किसी मीनिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे आप गूगल कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, उसका हिंदी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है और अगर हमें कमेंट ज़्यादा आएंगे कि सर हिंदी में क्वेश्चन दीजिए, तो हम कोशिश करेंगे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करें। लेकिन अभी इंग्लिश का जो पक्ष है वो ज़्यादा मजबूत है और हिंदी के जो स्टूडेंट हैं ये कम हैं। तो मुझे लगता है कि आपको जो है यहाँ पर इंग्लिश को समझना चाहिए, और बाकी कोई दिक्कत आती है तो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, 2 से 3 महीने 4 महीने करेंगे, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इंग्लिश आपको टफ नहीं लगेगी। और बाकी यहाँ पर हम एक्सरसाइज का जब सोल्यूशन देते हैं तो आपको उसकी तो तब तो आपको हम हिंदी बता ही देते हैं। तो फिलहाल आपके लिए यहाँ पर ये एक्सरसाइज है जिसे आपको करना है। इसमें टोटल उतनी क्वेश्चन है, यहाँ पर 7 के बाद यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर टोटल 12 क्वेश्चन है, जिसमें आपको लेज़र अंडर ये सारा कुछ निकालना है। डेबिट के लेज़र और अंडर निकालने हैं। तो ये आपका हो गया होमवर्क जो आपको घर से करना है। और बाकी इसके अलावा यहाँ पर नोट्स में अगर हम देखें तो आपका नोट्स आज हम क्लियर कर देते हैं कि और इसमें क्या क्या बचा है। तो यहाँ पर आप नीचे बढ़ेंगे, ग्रुप के बाद आपका आता है वाउचर। यहाँ पर आप देखेंगे टाइप्स ऑफ वाउचर। तो टाइप्स ऑफ वाउचर जो है ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इन सभी को क्या करेंगे, अगली वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि वाउचर क्या होते हैं और इनका यूज़ क्या है। यहाँ पर हालांकि वाउचर की डेफिनेशन दी गई है, आप चाहें तो पहले ही पढ़ सकते हैं, ताकि जब हम वीडियो यहाँ पर वीडियो देखें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर यहाँ पर है टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग है ये कोई रूल नहीं है, ध्यान रखना, ये कोई रूल नहीं है। इससे पहले जितने नोट्स थे यहाँ पर वो सभी रूल थे। किसी से कुछ रूल ऐसे थे जहाँ से आप डेबिट गेन निकालेंगे, कुछ रूल ऐसे थे जहाँ से आप अंडर पता करेंगे, कुछ रूल ऐसे हैं जो वाउचर पता करेंगे। बट ये जो टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग है ये सिर्फ अकाउंटिंग के शब्द हैं। अकाउंटिंग के शब्द हैं मीन्स कि अकाउंटिंग की लाइन में किस चीज़ को क्या बोला जाता है और वो चीज़ कितने प्रकार की होती है, वो यहाँ पर आपको बताया गया है, सिर्फ नॉलेज के लिए, बल्कि ना कि ये रूल है। तो यहाँ पर ट्रेड क्या होता है, यानी व्यापार, आपको अच्छे से पता होगा। यहाँ पर उसकी डेफिनेशन सिंपल एक लाइन में दी गई है। प्रॉफिट कमाने के लिए अगर आप कोई सामान या कोई गुड्स अगर आप परचेज या सेल कर रहे हैं, यानी खरीद और बेच रहे हैं, तो उससे आपकी इनकम भी होगी और वो आपका क्या कहलाएगा, ट्रेड कहलाएगा। और पेशा क्या होता है, यानी प्रोफेशन। तो आय अर्जित करने के लिए, यानी इनकम पाने के लिए कोई भी ऐसा काम किया जाए जिसके लिए पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, यानी कि हमें सीखना पड़ता है पहले और उसके बाद में ही हम वो काम कर सकते हैं, वो होता है प्रोफेशन। जैसे डॉक्टर हो गया या फिर एडवोकेट हो गया या फिर टीचर हो गया, तो ये क्या है, पहले इनको पहले सीखना पड़ता है, उसके बाद में ही ये इनकम उस चीज़ से कमा सकते हैं। तो ये क्या आता है आपका प्रोफेशन के अंतर्गत। और बिजनेस क्या होता है, तो बिजनेस आपका क्या होता है, व्यवसाय, यानी कि ऐसा कोई भी काम जिससे इनकम हो वो बिजनेस आता है। तो जो ट्रेड और प्रोफेशन होते हैं ये दोनों के दोनों ही बिजनेस के ही अंतर्गत आते हैं। मतलब इस ट्रेड को भी बिजनेस कह सकते हो और प्रोफेशन को भी बिजनेस ही कहा जाता है, दोनों ही बिजनेस के अंतर्गत आते हैं। ऐसा कोई भी वैधानिक कार्य, यानी कि कोई भी ऐसा काम जिससे इनकम हो, लाभ हो, प्रॉफिट हो, वो सब बिजनेस के अंतर्गत आता है। लेकिन हमने बोला था ना कि बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो एक तो आपका बिजनेस हो गया ट्रेड, यानी जहाँ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा बिजनेस आपका हो गया प्रोफेशन कह सकते हो या फिर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हो। और इसी तरह से यहाँ पर आप नीचे बढ़ेंगे तो इसमें डायग्राम भी दिया गया है। तो डायग्राम क्या है और ये सब टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग क्या है, इसे आप आसानी से खुद से पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। फिर भी इसको हम अगली वीडियो में एक एक करके इन सभी चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश करेंगे, पूरा आपको ये कंप्लीट समझाएंगे। और हो सकता है मे बी कि कल आपके जो नोट्स हैं ये समाप्त हो जाएँ। तो ये आपके कल नोट्स भी समाप्त हो जाएंगे और जो आपके टाइप्स ऑफ वाउचर इसमें बचे हैं ये वाउचर भी आपके क्लियर हो जाएंगे। यानी कि कल आपके जो नोट्स हैं ये सारे समाप्त हो जाएंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टैली प्रैक्टिकल। टैली सॉफ्टवेयर को इंटरनेट से डाउनलोड और इंस्टॉल करना देखेंगे। तो ये एक्सरसाइज आपके लिए है और ये एक्सरसाइज आपको करना है। और बाकी इस एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन होगा वो हम अगली वीडियो में इसका सोल्यूशन देंगे, जिसमें डेबिट क्रेडिट लेजर अंडर और साथ में वाउचर भी आपको हम बता देंगे कि वाउचर कैसे निकाला जाता है। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।